महोदय, मुझे पता है एफिडेविट का मतलब क्या होता है, और वो एफिडेविट जो है वो आपके ही डिप्टी सेक्रेटरी GAD बेस्ड एट दिल्ली ने साइन किया है, शपथ ली है और वेरीफाई किया है 19 सितंबर 2025 को। और उसके बाद उसको आपके जो वहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं मिस्टर एलकर, उन्होंने 23/9/25 को फाइल किया है। और यहाँ चारों तरफ बोलते घूम रहे हैं और कह रहे हैं साहब ये फेक न्यूज़ है, ये तो साहब उसने जो है हमने खाली वो एनेक्शर में लगाया हुआ है, हमने कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूरा का पूरा टेक्स्ट कल जनता के सामने आ जाएगा। IT सेल का ये हाल है कि साहब के लोगों को धमकी दे रही है कि साहब की हम कार्रवाई करेंगे, जा करके कार्रवाई दिखाओ जरा। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट में से एक्सेप्ट किए हुए, उसमें से निकाले हुए अंश को उद्धृत करने के लिए कार्रवाई करने की अगर बात भी करोगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे लोग। 7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में सहयोग करने के लिए क्राउड फंड में मुश्किल से 5% राशि बची है, उसको पूरा करवाएं और रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। और स्पॉन्सर्स के लिए विंडोज़ अभी भी ओपन है, तो वो कृपया नीचे जाकर उसको लिंक में देख सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में जो मोहनलाल यादव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 73% रिजर्वेशन को स्टे किए जाने के विरुद्ध में जो याचिका लगाई है उस पर बात करेंगे, क्योंकि जब वो पूरा प्रकरण देखा जाता है तो ये समझ में नहीं आता है कि हंसें या रोएं या रोष व्यक्त करें, क्या करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई पड़ती हैं। इसमें दिखाई पड़ती है नंबर 1 पॉलिटिकल ग्रीड, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस और नंबर 3 टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये कई सारी भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य स्तर की सरकारें हैं ये उनका एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। हालांकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सारी जो है वो भारतीय मल्टी मेजॉरिटी जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं उनका ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और न केवल ये, केंद्र के बहुत सारे मंत्रालय हैं उनका भी यही डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लोग तो जब बात करते हैं उनसे, जो मुझे अपनी मन की बात बता देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर वाले व्यक्ति हैं, तो क्योंकि हम राष्ट्रवादियों की बात करते हैं और इस समय राष्ट्रवादियों के पास अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता, तो लोग अपने मन की बात बता देते हैं। वो कहते हैं कि साहब कि क्या करें, हमारे पास कोई यदि दूसरा ऑप्शन होता तो इन जैसे बेवकूफ़ों को तो कतई सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने सपोर्टर्स की सपोर्ट में कभी भी नहीं आते। कांग्रेस तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये अपने सपोर्टर्स की सपोर्ट में कभी नहीं आते। और दूसरी बात, अपने सपोर्टर्स की ऐसी तैसी करके इनको और भी आनंद आता है और लेफ्टिस्ट से पीठ थपथपाने में ये बड़ा गौरव महसूस करते हैं, बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि यदि कोई लेफ्टिस्ट तारीफ कर दे। जो विरोधी हैं उनके तो आप तलवे चाटो और जो आपके हैं उनको लात मारो। ये कई लोग इस तरह की हमें बात बताते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि राष्ट्रवाद का एक
जज्बा होता है तो वो जज्बा जो है कई बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन कई बार जब सर से ऊपर निकल जाती है बात, पानी नाक से ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको उत्तर प्रदेश में जो 2024 में हुआ उस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, या राजस्थान में भी जो 2024 में हुआ, हरियाणा में हुआ, वो प्रतिक्रिया आपको दिखाई पड़ती है। लोग उसका अलग अलग तरह से विश्लेषण करते हैं, लेकिन सीधा साधा विश्लेषण ये है कि राजपूतों का जो रोष था और उसके साथ में ब्राह्मणों का इतना नहीं था, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण जो है वो अधिकतर एक साथ वोट देते हैं कई स्थानों पर। तो ये सवर्णों की जो प्रतिक्रिया थी और योगी आदित्यनाथ को छोटा दिखाने का जो एक कार्यक्रम चलाया गया था, उसकी वजह से इन 3 स्थानों पे जो लॉस हुआ, उसी की वजह से मेजॉरिटी चली गई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि वो नहीं सीखा और अब वो मध्य प्रदेश में अपनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है साहब। यहाँ पर कांग्रेस सरकारों में ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने की बड़ी ज़ोर शोर से बात की गई। सन 2000 की एक रिपोर्ट है, पहले 1983 में एक महाजन रिपोर्ट आई, उसके बाद एक 2000 में फिर और दूसरी जो रिपोर्ट आई, उसको लेकर इन्होंने उसको संस्तुति की कि इसको 14% से बढ़ा के 27% कर दिया जाए। वहाँ पर 36% जो है वो कुल SC और ST का बनता है, क्योंकि ST की संख्या वहाँ काफ़ी अधिक है। तो यदि ST की संख्या अधिक है भाई साहब, तो OBC की संख्या कम हो ही जाती है। और वैसे भी 50% का जो मापदंड लगाया हुआ है, वो तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप चारों तरफ कहती घूमती है। पूरी कैंपेन की थी कि साहब कि हम OBC में मुसलमानों को नहीं घुसने देंगे, लेकिन वो 2000 में जो संस्तुति हुई थी, उसमें जो OBC जातियां थीं, उनका हिस्सा कुल OBC जातियों में 40% था। उसके बाद उनकी सरकार चली गई 2003 में, उसमें कुछ नहीं हुआ, वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही। दोबारा सरकार आई 2019 में। इस बीच में सरकार रही आपके हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसमें कुछ नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी भी नहीं थी और लगातार वो जीतते रहे। फिर 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, जिसका मुख्य कारण सवर्ण जातियों का इनसे मोहभंग होना था। उसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है कुछ बढ़ चढ़ के बातें कर दी थी। दूसरी तरफ ये SC ST एक्ट पे इन्होंने अचानक जो है वो कुछ मोदी जी और अमित शाह जी को SC ST एक्ट को बहुत मजबूत करना था। कोई उसमें 22 प्रावधान हुआ करते थे, उनको बढ़ा के 47 कर दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि SC ST का आंदोलन इस बात पे हुआ था कि भाई जो प्रोविजंस थे उसके ऊपर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो यदि आप उसको नलिफाई कर देते वो पर्याप्त था। लेकिन इनको दिखाना था कि साहब हम तो हर चीज़ में कहें, हम कांग्रेस से अच्छे गांधीवादी हैं, हम कांग्रेस से अच्छे सेक्युलर हैं, हम कांग्रेस से अच्छे SC ST के हितकर्ता हैं, हम सब कुछ जो है वो कांग्रेस से बेटर हैं, यानी सारे काम कांग्रेस के करने हैं, कांग्रेस से बेटर करने। चलिए, तो उसकी जो प्रतिक्रिया थी उसमें सवर्ण जातियों के कारण 2019 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार गई, कमलनाथ की सरकार आई। कमलनाथ की सरकार, आप जानते हैं कांग्रेस जब आती है तो अपनी पॉलिसी जो है वो तुरंत कायम कर देती है, वो वेट नहीं करती 10-10 साल, 12-12 साल। तो उसने जो है वो तुरंत एक ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस ला के ये 73% वाला, यानी कि 63% नॉन EWS ये रिजर्वेशन कायम कर दिया। तो अब 73% हो गया टोटल रिजर्वेशन। उसको स्टे कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाई कोर्ट में ये बाद में दोबारा भी गए, वो उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। बीच में फिर कमलनाथ की सरकार पलट गई, शिवराज सिंह चौहान दोबारा CM बन गए। बाद में मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद क्या होता है कि साहब अभी आ जाते हैं हमारे मोहनलाल यादव जी। अब मोहनलाल यादव जी जो हैं वो कोई स्वयंभू नेता भी नहीं है, ना उनका कोई मास बेस है, ना कोई उनका जाति का बेस है। ये मैं आपको बता दूं कि यादवों की संख्या मध्य प्रदेश में 1-2% से अधिक नहीं है, और वो अधिकतर जो है ये आपके चंबल के और बुंदेलखंड में पाए जाते हैं, उसके अतिरिक्त और कहीं
वो है नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये जो 1-2% की जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं मिस्टर मोहनलाल यादव, तो उनको सडनली लगा कि भाई चूंकि अब मुझको जो है मेरी लॉटरी खुल गई है और मुझको उत्तम किस्म का मोदी शाह भक्त मानते हुए उन्होंने जो है वो मुझे मुख्यमंत्री बना दिया है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे अपना इंडिपेंडेंट बेस बनाना चाहिए। तो अपना इंडिपेंडेंट बेस बनाने के चक्कर में उन्होंने कोई ओबीसी महासभा बनी हुई है, वो है बेसिकली कांग्रेस का ही फ्रंट, तो उसके साथ में साठगांठ की और साठगांठ करके जो मामला चल रहा था हाई कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन डाल दी। हाँ नहीं, उसके अतिक्रमण में जो मामला चल रहा था उसके अतिक्रमण में यहाँ पर इन्होंने डाला और कुछ और डिक्लेयर कर दिया और कुछ चीज़ों में लगा दिया इन्होंने और आरक्षण। तो उसके विरुद्ध लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और फर्दर रिलीफ के लिए वो चले गए। शिवम गौतम बनाम मध्य प्रदेश सरकार ये याचिका है। अब उसमें भाई लोगों ने जो रिप्लाई फाइल की उसको यदि आप देख लें, उस रिप्लाई का हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिप्लाई है उसका टेक्स्ट जो है, क्योंकि एफिडेविट जो इन्होंने दिया उसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। उसमें पहला जो है वो पार्ट जो है वो लगभग वो 53 पेज का जो पार्ट है वो तो उसका टेक्स्ट है, यानी टेक्स्ट यानी उनकी प्लीडिंग्स हैं, और उसके बाद फिर एनेक्शर्स हैं उसमें। और उस एनेक्शर में एक और भी एनेक्शर है बड़ा जो है जिसमें पुरानी रिपोर्ट्स भी डाली गई हैं। लेकिन उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है कि साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का किसी भी तरह से ये प्लीडिंग हो सकती है क्या। वो आरंभ करते हैं महाजन रिपोर्ट से, ये बताते हैं कि साहब कि किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से ये सवर्णों ने जो है वो अत्याचार किए हुए हैं, यानी जो भी लेफ्टिस्ट ने लिखा है वो सारा का सारा उसी प्रकार से उसमें रिप्रोड्यूस किया जाता है। और उसको रिप्रोड्यूस करने के बाद में फिर कांग्रेस की बड़ी तारीफ़ की जाती है। ये कहा जाता है कि साहब कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने, कांग्रेस तो नहीं कहते, कि 2019 में स्टेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेके और इसको बढ़ा दिया, और अब जो है इसके विरुद्ध जो है वो याचिकाएं आ रही हैं तो साहब इसको डिसमिस कर दिया जाए इत्यादि इत्यादि। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने हल्ला मचाया। लोगों ने कहा कि ये सब क्या लिखा है कि आपने आपके एफिडेविट में आपने लिख दिया कि साहब कि शंभू को वध हुआ था, भगवान राम ने शंभू को मारा था, भगवान राम जो थे वो जातिवादी थे। अरे भाई, भगवान राम ने तो रावण को भी मारा था ना, वो तो ब्राह्मण था, तब तो किसी ने नहीं कहा उनको जातिवादी है। लेकिन शंभू जो था वो अमर्यादित आचरण कर रहा था, उसका वध कर दिया तो जातिवादी हो गए। ये पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट ट्रोप है, ये लेफ्टिस्ट वाले। और उसमें तारीफ किसकी की है? ज्योतिबा फुले, जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ में काम करते थे। एक तरह से लोगों का कहना है वो क्रिश्चियन ही बन गए थे। और किसको कहा साहब? पेरियार की तारीफ की गई है उसमें, घोर हिंदू विरोधी पेरियार, ना दुष्टात्मा के अपनी ही बेटी के साथ में जिसने शादी कर ली उसकी तारीफ कर रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपने एफिडेविट के प्लीडिंग्स में। अच्छा, फिर जब मामला उठा तो कहा नहीं नहीं, हमने तो एफिडेविट दिया नहीं। अरे मूर्ख किसको बना रहे हो भाई? यहाँ क्या लोग लॉ नहीं जानते? मैं स्वयं एडवोकेट हूँ महोदय, मुझे पता है एफिडेविट का मतलब क्या होता है। और वो एफिडेविट जो है वो आपके ही डिप्टी सेक्रेटरी जीएडी बेस्ड एट दिल्ली ने साइन किया है, शपथ ली है और वेरीफाई किया है 19 सितंबर 2025 को। और उसके बाद उसको आपके जो वहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं मिस्टर एलकर, उन्होंने 23/9/25 को फाइल किया है। और यहाँ चारों तरफ बोलते घूम रहे हैं और कह रहे हैं साहब ये फेक न्यूज़ है, ये तो साहब उसमें जो है हमने खाली वो एनेक्शर में लगाया हुआ है, हमने कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूरा का पूरा टेक्स्ट कल जनता के सामने आ जाएगा, सब लोग अपने आप पढ़ के देख लेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है।
अच्छा, लोग और कुछ इनसे और मांग भी नहीं रहे। भैया 73% तुमने किया है, उसमें तुमने मुसलमानों को इंक्लूड किया है, पहले तो उनको निकाल दो, क्योंकि तुम खुद ही कहते रहे हो और चुनाव ये कह के जीते हो कि हम मुसलमानों को ओबीसी का लाभ नहीं लेने देंगे। अब कह रहे हो कि कांग्रेस ने महान काम किया था 2019 में। उसके बाद फिर आपको ये कह रहे हैं कि इस एफिडेविट को विड्रॉ करो। महाजन कमेटी ने जो जो बकवास की है उसको आप उसका आप सहारा ना लें और आप सीधे सीधे कहें कि ये महाजन कमेटी की रिपोर्ट हमें स्वीकार नहीं है। वैसे भी महाजन कमेटी की रिपोर्ट पर आरक्षण नहीं मिला था, रिपोर्ट मंडल कमेटी की रिपोर्ट में मिला था और मंडल कमेटी की रिपोर्ट में इस तरह की कोई बकवास नहीं थी। अब समझाए तो कौन समझाए इनको? ये तो सारे के सारे जो हैं अपने आप को महान समझते हैं, जो कि है नहीं। आईटी सेल का ये हाल है कि साहब के लोगों को धमकी दे रही है कि साहब की हम कार्रवाई करेंगे। जा करके कार्रवाई दिखाओ जरा। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट में से एक्सेप्ट किए हुए, उसमें से निकाले हुए अंश को उद्धृत करने के लिए कार्रवाई करने की अगर बात भी करोगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे लोग। ये समझ लो आप लोग पहले, जो भी इस तरह की बातें लिख रहे हो बीजेपी आईटी सेल वाले। तो आपकी बुद्धि को शत शत प्रणाम। और मैं तो यहाँ पर और अधिक न कहते हुए, अधिक चर्चा और बाद में डायलॉग में करूँगा, और अधिक न कहते हुए बस यही कहूँगा कि भगवान आप लोगों को, बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।